अगला जो टॉपिक है कल की क्लास के अंदर देखो अपन ने काफ़ी सारा टॉपिक्स को ले लिया था। अब अपन इस क्लास के अंदर आगे वाले टॉपिक्स को ले लेते हैं। देखो पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स, पाथों में जल का मार्ग कहते हैं। ठीक है, अपन ने कल ऑर्गन्स की बात कर ली थी, किन किन ऑर्गन से होकर वाटर एब्जॉर्ब होता है, प्लस अपन ने प्रोसेसेस की बात की थी, क्रिया विधियों की बात की थी। तो किन दो कंडीशन से, दो क्रिया से, मैकेनिज्म से जो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन अपन ने किया था प्लांट्स के अंदर। एक्टिव के अंदर अपन को एनर्जी रिक्वायरमेंट थी, रूट एसेंशियल होती है। पैसिव के अंदर रूट एसेंशियल नहीं होती है, वहाँ एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। पैसिव एब्जॉर्प्शन था जो वो रेगुलर चलता रहता है, जबकि एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो था वो सीजनल होता था। ठीक है, इतनी बातें अपन ने कर ली थी। अब उसके बाद में आगे का जो टॉपिक है वो है पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स, पाथों में जल का मार्ग क्या है। तो प्लांट्स के अंदर जल का जो पाथवे है वो अपन सेल, ये सेल की स्ट्रक्चर्स है, सेल टू सेल ये अरेंजमेंट है सारा, 1 2 3 4 5 इस तरह से सेल्स जो होती है, सेल आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू या प्लाज्मा ये जो ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मोडेस्माटास के थ्रू आपस में अटैच होती है। इनके बीच में कोई स्पेस यहाँ प्रेजेंट नहीं होती, मैंने कैंची रखा आपको दिखा रखी है। तो उस अकॉर्डिंग अपन इसके डायग्राम की हेल्प से लेते हुए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो देखो पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट, द वाटर एंटर द रूट थ्रू रूट हेयर्स, ये कल के टॉपिक से अंदर किया था अपन ने। द वाटर एंटर द रूट थ्रू रूट हेयर एंड देन इट कैन रीच द जाइलम ऑफ रूट थ्रू एनी 3 मेन पाथवे। द वाटर एंटर द रूट, वाटर जो है वो जड़ों के अंदर अवशोषित कर लिया जाता है, किसके द्वारा? रूट हेयर्स यानी कि मूल रोमों द्वारा। ठीक है, मूल रोम से जब वाटर अवशोषित हो जाता है, पानी अवशोषित हो गया है, उसके बाद में जड़ों से जब ऊपर की तरफ पानी जाता है तो वो कहाँ पहुँचेगा? जाइलम सेल्स के पास में पहुँचेगा। जाइलम सेल्स एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से अरेंज होते होते ये एट लास्ट लीव्स तक ये पहुँचती है। तो इस तरह से पानी के पहुँचने के ये जो पाथ हैं ये 3 हैं अपने पास, 3 पाथवेज अपने पास अवेलेबल हो जाते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर्स टू जाइलम, रूट हेयर्स रोम क्षेत्र से जाइलम तक, रोम क्षेत्र है ये, ठीक है, मूल रोम कह सकते हो, मूल रोम क्षेत्र, मूल रोम क्षेत्र, रूट हेयर्स यानी मूल रोम क्षेत्र से जाइलम, से जाइलम तक का ये जो मार्ग है, ये रूट हेयर कल डायग्राम बना के बताया था, इस अकॉर्डिंग अपन ने ये डायग्राम मेंटेन किया था। ठीक है, तो ये मूल रोम बना के भी मैंने आपको बताया था। ये तो मूल रोम से ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, इन मूल रोम से फिर क्या शुरू हो जाएंगे, जैसे ये प्लांट का शूट पार्ट शुरू हो जाता है तो ये स्टेम है आगे ऊपर। ठीक है, इस स्टेम के अंदर इस अकॉर्डिंग ये सारा जाइलम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन जाइलम टिश्यूज के साथ साथ यहाँ से लेकर इस तरह का ये जो फ्लो है ये लेटरल फ्लो कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? लेटरल फ्लो है, यानी कि जल का पार्श्वीय गमन, पार्श्वीय गमन, ये क्या है? जल का पार्श्वीय गमन। देखो ये मूल रोम क्षेत्र, ये रूट कैप, मूल क्षेत्र, ये सारे अपन ने कल की वीडियोस में कर चुके हैं अपन ये सारी बातें। अब बात कर रहे थे कि ये तो मृदा के अंदर का भाग है, मृदा के ऊपर का भाग, यानी कि यहाँ से शूट या आप कह दो स्टेम का पार्ट शुरू हो जाता है। तो ये वाटर एब्जॉर्ब हुआ इनके थ्रू और ये इनमें, फिर इनसे करते करते ऊपर एट लास्ट वो कहाँ तक पहुँचेंगे? लीव्स तक पहुँचेंगे। तो ये है जाइलम तक। ठीक है, अपन को पता है जाइलम जो होता है वो पानी के प्रवाह के लिए जाना जाता है। फ्लोएम जो है वो पौधों में भोजन को ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आता है। तो इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ होने वाला ये जो फ्लो है, कहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ होने वाला जो फ्लो है ये लेटरल फ्लो कहलाता है, पार्श्वीय गमन कहलाता है। तो देखिए द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर्स टू जाइलम इज कॉल्ड लेटरल फ्लो, से पार्श्वीय प्रवाह कहा जाता है। ये पार्श्वीय प्रवाह यानी ये जो फ्लो है ये अपने पास 3 तरीके से हो सकता है। दिस 3 पाथवेज आर, कौन कौन से हैं? नंबर 1 है अपने पास एपो
एपोप्लास्ट पाथवे। नंबर 1 है ये एपोप्लास्ट पाथवे, जिसको हिंदी में कहते हैं अप्लवक पथ। ठीक है, अप्लवक पथ। दूसरा आ जाता है अपने पास सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट को कहते हैं सैनलवक पथ। ठीक है, और थर्ड जो है वो है वैक्यूलर पाथवे, जिसको कहेंगे रसधानीय पथ। ठीक, तो ये 3 तरह की पाथवे अपन को यहाँ पर स्टडी करनी है, यानी कि प्लांट्स के अंदर जल का जो मार्ग है, वाटर का जो पाथ है, जो रास्ता है, किस तरह से होकर गुजर रहा है, वो 3 तरीके के आ जाते हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट एंड वैक्यूलर। एप्लवक, सैम्पलक और रसधानीय पथ। ठीक है, अब इन तीनों पाथवेज को अपन इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम को जैसे मैंने आपको ये शो करके बताया, तो इस अकॉर्डिंग जैसे कि मैं अगेन आपको एक और बता देती हूँ कि अगर मैं ये कहूँ, ये फ्लो हो गया यहाँ से। ठीक है, ये है अपने पास सारी, जैसे मैं अलग से आपको बता देती हूँ, ये तो अपने मूल क्षेत्र था, रोम क्षेत्र है, मूल रोम क्षेत्र। अब यहाँ से जैसे ये जाइलम टिश्यू, ये क्या है, जाइलम टिश्यूज। इन जाइलम टिश्यूज के थ्रू जैसे इससे आया, ये इससे इधर, इससे इधर, इस अकॉर्डिंग, इस तरह से ये, इस तरह से ये, इस तरह से ये कोशिका से होकर, एक कोशिका से होकर दूसरी कोशिका, दूसरी से होकर तीसरी कोशिका, और एट लास्ट ये इस तरह से सेल टू सेल पूरा अपना कवर करता रहेगा। तो जैसे कि ये एक सेल है, अपन को पता है कि जो सेल्स होती हैं वो इस तरह से आपस में कनेक्टेड होती हैं, इनके बीच में कोई इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन ये हो गया। तो ये जैसे कि ये है, एक सेल है कंप्लीट, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, और इस अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ देखिए जो आउटर वॉल है, ये क्या कहलाती है, सेल वॉल है। सेल वॉल कोशिका भित्ति। ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन्स हैं आपस में, ये सेल वॉल इस सेल वॉल के साथ अटैच है, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अटैच होती है। ठीक है, आउटर कवरिंग इसकी टोनोप्लास्ट कहलाती है। ठीक है, अब ये है अपनी वैक्यूल, अंदर वाला ये जो ब्लैक वाला पार्ट मैंने बना के बताया है, ये क्या है, वैक्यूल है, और रिप्टिका है। ठीक, ये हुई क्या, और ये जो सारा का सारा ये जो ब्लू कलर में शो किया हुआ है, ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव। अब एक चीज़ और नोटिस करो, तो कुछ लाइनिंग करके मैंने यहाँ बताई है, ये जो फ्लो है ये सेल वॉल से सेल वॉल की तरफ है। किसकी तरफ, सेल वॉल से सेल वॉल, यानी कि इसका इंटरनल सेल पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। जो आउटर पार्ट है ये सेल वॉल हो गई, ये अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है, तो एक तरह से देखो ये सेल वॉल जो होती है वो डेड पार्ट होता है इसका, क्योंकि हार्ड हो जाता है थिकनिंग की वजह से, सुबेरिन, टैनिन वगैरह, लिग्निन, इनके थिकनिंग की वजह से ये पार्ट हार्ड होकर डेड हो जाता है। तो एक तरह से ये तो डेड पार्ट हो गया और ये लाइव पार्ट। तो इन दोनों के बीच का ये जो फ्लो है, इसी पाथ से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होते होते अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो ऐसा पाथवे कहलाएगा एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है, देखो दिस पाथवे, फर्स्ट पॉइंट है when lateral flow of water occur along the when lateral flow of water occurs along the non-living cell wall, non-living cell wall, non-living का मतलब यहाँ यही है कि सेल वॉल जो है वो हार्डेस्ट हो जाती है, हार्डेस्ट पार्ट बना लेती है, इस वजह से इसको नॉन लिविंग बोला जाएगा। एंड द इंटर स्पेस बिटवीन द सेल, ये है सेल वॉल, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन, तो ये कंप्लीट एक सेल हो गया। ये सेल वॉल हार्डेस्ट पार्ट, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, डेड सेल और लाइव सेल के बीच का ये जो पाथ है, इससे में होने वाले वाटर का लेटरल फ्लो एपोप्लास्ट पाथवे कहलाएगा। ठीक है, द फ्लो ऑफ वाटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑस्मोसिस। दूसरी कंडीशन कि इसके अंदर ये जो वाटर का फ्लो हो रहा है ये ऑस्मोसिस पे डिपेंड होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू ये फ्लो होता है। थर्ड एक पॉइंट है द एंडोडर्मल सेल्स ऑफ रूट हैव ए पैक्युलर टाइप ऑफ थिकनेस। द एंडोडर्मल यानी इस की जो अंतस्त्वचा होती हैं उनके ऊपर एक अलग टाइप की थिकनिंग
यानी कि जमाव पाया जाता है। ये जमाव क्या करता है, हेयर थिकनिंग डिपोजिशन टेक प्लेस ऑन द सेल वॉल। ये थिकनिंग यानी कि ये जो जमाव है किसके ऊपर होगा, इस सेल वॉल के ऊपर इस अकॉर्डिंग हो जाएगा। सेल वॉल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स का मतलब होता है लेयर्स के अंदर ये जमाव होता है, जैसे कि ये लेयर लेयर लेयर, इस अकॉर्डिंग ये बनता चला जाए। इन लेयर्स को कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। थिकनिंग डिपोजिशन टेक प्लेस ऑन द वॉल्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का डिपोजिशन इन सेल वॉल के ऊपर हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू दिस बिकम इम्परमेबल टू वाटर। अब इस डिपोजिशन हो जाने के बाद में देखो, पहले अपन ने एक लाइन पढ़ ली है क्या, कि ये नॉन लिविंग सेल और इंटरस्पेस बिटवीन द सेल, यानी सेल मेम्ब्रेन के बीच में होना। तो नॉन लिविंग अपन इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अपन ने इसको हार्ड मान लिया। पहले अगर नॉन लिविंग कह दिया इसका मतलब साफ है कि ये हार्ड हो चुकी है, ये लाइव नहीं बची अभी। तो ये लाइव क्यों नहीं बची, इसके पीछे रीज़न ये है कि इसके ऊपर क्या हो जाता है, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कुछ थिकनिंग यानी कि जमाव शुरू हो जाता है, जो कि लेयर्स की फॉर्म में इस अकॉर्डिंग होता है। इन लेयर्स को कैस्पेरियन पट्टियाँ या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं, जिसकी वजह से ये जो सेल है वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लाइव से डेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब ये वर्क करना बंद कर देगी, ठीक है। तो ये वर्क करना बंद कर देगी तो क्या होगा, ये वाटर के लिए कैसे हो जाएगी, इम्परमेबल। पानी इससे होकर नहीं आ सकता, इसलिए ये इम्परमेबल फॉर वाटर। दिस बिकम इम्परमेबल टू वाटर। Hence, lateral flow of water across endodermal cells occurs not along the cell wall but along the plasma membrane. इस थिकनिंग की वजह से, कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से ये जो वाटर के लिए इम्परमेबल हो चुकी है, तो इससे वाटर का फ्लो होगा नहीं। तो जो एंडोडर्मल सेल्स हैं, ठीक है, जो ये और ये जो एंडोडर्मल सेल्स हैं वो क्या करेंगी, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये सेल वॉल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिलकर इस फ्लो को कंप्लीट करती है। तो इस टाइप का जो फ्लो है, इसी वजह से मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन, यानी ये कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, दोनों ही झिल्लियां हैं, आवरण है, तो दोनों के मध्य, दोनों झिल्लियों के मध्य होने वाले इस फ्लो को ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। तो इस अकॉर्डिंग ये कहलाता है अपना एपोप्लास्ट पाथवे। तो एपोप्लास्ट पाथवे के लिए सीधे सीधे ये साइंस याद कर लेना, ये वाला, ये क्या डिनोट कर रहे हैं कि एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में होते हुए, यानी कि सेल वॉल जो हार्ड है, सेल मेम्ब्रेन जो लाइव है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होने वाला फ्लो, जिसके अंदर ये भी ध्यान रखना है कि सेल के इंटरनल जो पार्ट्स है, वैक्यूल्स वगैरह, साइटोप्लाज्म का इससे कोई लेना देना नहीं होता, तो उनसे होकर ये फ्लो जो होता है वो कहलाता है अपना एपोप्लास्ट पाथवे। नोट डाउन करो। सेकेंड नंबर का है सिम्प्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे हो गया था, सिम्प्लास्ट पाथवे है। सिम्प्लास्ट पाथवे को हिंदी में कहते हैं सैनलवक पथ। सैनलवक पथ। अब देखो पिछले वाले पाथवे यानी एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर क्या था, मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन ट्रांसफर नहीं था, उसके अंदर था एक ये डेड सेल और एक ये मतलब ये नॉन लिविंग और लिविंग सेल के अंदर का ट्रांसफर था, बाकी सेल से उसका कोई लेना देना नहीं था। सेकेंड वाला जो है वो है सिम्प्लास्ट। इसके अंदर देखो, व्हेन वाटर फ्लो फ्रॉम वन सेल टू अनदर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा और प्रोटोप्लाज्म। व्हेन वाटर फ्लो फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, ये सारे जो हैं ये पूरा का पूरा कवर होता है आपस में, तो ये एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है ये प्लाज्मोडेस्माटा है। तो प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए और प्रोटोप्लाज्म, ये पूरा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो इससे होते हुए जो फ्लो है वाटर का, ये क्या कहलाएगा, सिम्प्लास्ट पाथवे। व्हेन वाटर फ्लो फ्रॉम वन सेल टू अनदर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा और प्रोटोप्लाज्म। दिस फ्लो अकर थ्रू ऑस्मोसिस एंड इट रिक्वायर एनर्जी। एपोप्लास्ट पाथवे में एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं थी, किसी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं थी। अब इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है
देखो ये आपको लाइनिंग से शो हो जाएगा, ये वाला जो एरो बने हुए हैं, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा ही है, सारे के सारे इस तरह से अटैच है इधर से होकर इधर। अब इसमें ये ध्यान रखिए कि वैक्यूल का कोई रोल नहीं हो रहा है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म फिल है वो सारा का सारा इसके अंदर रोल प्ले कर रहा है। तो इसके अंदर देखो एक मेन चीज़ की ऑस्मोसिस के थ्रू ये होती है। ऑस्मोसिस पता है अपन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं, और इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इट इज आल्सो कॉल्ड लिविंग पाथवे। वो नॉन लिविंग पाथवे था, ये है लिविंग पाथवे, क्योंकि इसमें ये जो अपनी सेल वॉल जिसको अपन नॉन लिविंग मान रहे हैं, जिसको डेड मान के चल रहे हैं, इसका इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये जो पाथवे, इसमें जो वाटर का फ्लो हो रहा है वो सब लाइव पार्ट्स के थ्रू हो रहा है, इसलिए ये लिविंग पाथवे कहलाता है। दिस पाथवे हैज मैक्सिमम रेजिस्टेंस, और ये पाथवे जो है ये सबसे ज़्यादा स्थायी माना जाता है, सबसे ज़्यादा होने वाला ये स्थायी पाथवे है, स्थायी पथ माना जाएगा। ठीक है, तो 3 चीज़ें इसके अंदर याद रखनी है अपन को। एक तो ये लिविंग पाथवे कहलाता है क्योंकि इसमें ये डेड सेल का कोई रोल नहीं होता, सबसे ज़्यादा होता है ये फ्लो, वाटर का ये फ्लो सबसे ज़्यादा होने वाला फ्लो माना जाता है, और इसके अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। थर्ड जो आता है वो वैक्यूलर पाथवे है, रिक्तिका पथ, रिक्तिका पथ। अब देखो डायग्राम के अंदर आराम से पता चल जाएगा, ये पार्ट अपन कर चुके हैं, ये पार्ट अपना हो गया। अब बचा ये रिक्तिका, यानी एक रिक्तिका से होते हुए सीधा इस तरह का जो फ्लो हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, वैक्यूलर पाथवे। फ्रॉम वन, अगला अपना टॉपिक है एसेंट ऑफ सैप रसारोहण की प्रक्रिया। चैप्टर नंबर 6 का ये लास्ट टॉपिक है अपना, और इसके अंदर अपन को कुछ थ्योरीज वगैरह पढ़नी है। ठीक है, तो ये एसेंट ऑफ सैप रसारोहण की प्रक्रिया। देखो इस चैप्टर की समरी मैं आपको वापस से एक बार बता देती हूँ, जिससे आपको ये पूरा रिलेटेड हो जाए उस चीज़ से। तो इस चैप्टर की जो समरी थी, एक्चुअल में अपन इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, पादपों में जल अवशोषण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। तो पढ़ ये रहे हैं कि प्लांट जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं, वो भी अपवर्ड फ्लो है, देखने को नहीं मिलता अपवर्ड फ्लो, ऊपर की तरफ पानी का फ्लो कैसे हो सकता है। तो उसी चैप्टर की अपन इसके उसी चीज़ की डिटेल्स अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड एक कंडीशन है एसेंट ऑफ सैप रसारोहण। रोहण का मतलब आरोहण करना, ऊपर की तरफ चढ़ना, क्लाइंब करना। ठीक है, तो ये जो वाटर का फ्लो है जो अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है, कि किस अकॉर्डिंग होता है, तो इसके लिए कुछ थ्योरीज दी गई। देखो सबसे पहले तो डेफिनेशन है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट। अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ होने वाला मूवमेंट, पार्श्वीय प्रवाह है किसका, अवशोषित जल का, किससे, फ्रॉम रूट, जड़ से, टॉप ऑफ द प्लांट, प्लांट के टॉप पार्ट्स तक, यानी सबसे ऊपर के पार्ट, और सबसे ऊपर के पार्ट्स होते हैं पत्तियां। तो अपवर्ड यानी पार्श्वीय प्रवाह अवशोषित हुए जल का रूट से लेकर लीव्स तक, पत्तियों तक का ये प्रवाह जो है वो क्या कहलाता है, थ्रू द स्टेम। अब ये तो हो गया कि रूट से लेकर कहाँ तक होना है, ये रूट है अपने पास, जड़ से लेकर ये टॉप ऑफ द प्लांट, यानी कि अपन मान ले लीव्स हैं, लीव्स, ठीक है, यानी कि पत्तियां, इन तक ये प्रवाह होना है। अब ये फ्लो जो है वो इस अकॉर्डिंग है, इस तरह से वाटर का फ्लो बहुत आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई फोर्स इसके अंदर नहीं चाहिए। इस तरह के फोर्स के फ्लो के अंदर किसी भी तरह के फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन ये जो फोर्स है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो घरों में भी पानी जब चढ़ाया जाता है ऊपर की टंकियों में, तो कुछ मोटर लगाई जाती है जिससे कि प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से वो पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो वही कंडीशन अगर यहाँ देखें तो अब ये बीच का जो पार्ट है ये तो हो गई रूट, और ये हो गया टॉप ऑफ प्लांट, यानी कि टॉप ऑफ प्लांट, इट मीन्स ये हो गई क्या, लीव्स। ये बीच का पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा, स्टेम। तो
लेकर लीव्स तक का ये अपवर्ड जो फ्लो है स्टेम से होते हुए यानी कि तने से होते हुए स्टेम अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, गुरुत्वीय बल है ये, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, कोई भी चीज ऊपर फेंकी गई है वो हमेशा ही कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आती है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर ये ऊपर चढ़ेगा कैसे, ये तो वापस नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन नहीं होती है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप, आप दोबारा से देख लो, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय बल के विरुद्ध फोर्स कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप टेक प्लेस थ्रू ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। एसेंस ऑफ सेप, ये जो प्रोसेस है, ये रसायन की जो प्रक्रिया है, इसको कंप्लीट करवाने में दो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। वाहिनिकाएं यानी कि ट्रैकेट्स एंड वाहिकाएं यानी कि वेसल्स, ठीक है। ये कैसे रोल प्ले करती हैं देखो, थोड़ा सा मैं वैसे बता देती हूँ आपको। चलो पहले ये देख लेते हैं। डिक्सन एंड जॉली इन 1894 प्रपोज द मोस्ट एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल फॉर एसेंट ऑफ सेप। डिक्सन और जॉली ने सबसे पहले सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत जो था वो 1894 के अंदर दिया, और उसका नाम है क्या, ट्रांसपिरेशन पुल, वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल, ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेसन टेंशन प्रिंसिपल। ये सिद्धांत इसने सबसे पहले दिया। अब देखो एक छोटा एग्जाम्पल, अपन इसको क्लियर करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल जो बुक में भी अपने दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेसन टेंशन प्रिंसिपल। अब सपोज इसमें एक बालसम के प्लांट का एग्जाम्पल है। उसमें क्या है कि बालसम के प्लांट यानी उसकी जड़ों को एक कलर्ड सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं, यानी कि एक रंगीन पानी, मान लो रंगीन विलयन है, उसके अंदर उसको डिप कर देते हैं। वो रंगीन विलयन किस चीज का है, सेफ्रानिन का सॉल्यूशन है, क्योंकि सेफ्रानिन जो है अपने पास एक अभिरंजक है। सेफ्रानिन जो अपनी लेबोरेटरीज में देखने को मिल जाता है, लाल रंग का अभिरंजक होता है। ये क्या है, अभिरंजक है, अभिरंजक, ठीक है, रंगने वाला पदार्थ। अब ये ही क्यों यूज किया गया, क्योंकि जो जाइलम सेल्स है, जो जाइलम कोशिकाएं हैं यानी कि वाहिकाएं और वाहिनिकाओं को सिर्फ यही कलर्ड कर सकता है, बाकी से वो कलर्ड नहीं होती, यानी कि उसके अभिरंजन के लिए सेफ्रानिन चाहिए। तो क्या किया, जैसे कि सपोज ये अपने पास एक वाटर से भरा हुआ बीकर है, ठीक है। इस वाटर से भरे हुए बीकर के अंदर क्या कर दिया, लाल रंग का सेफ्रानिन मिक्स कर दिया। सेफ्रानिन का सॉल्यूशन लेंगे, ये है सेफ्रानिन सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर रूट्स के साथ एक प्लांट को, बालसम का प्लांट है ये, बालसम का प्लांट, ठीक है, बालसम के प्लांट को डिप कर दिया। अब बालसम के प्लांट को डिप करने के बाद में, जैसे सॉरी कोई लीफ होगी, ठीक है, बालसम के प्लांट को यहाँ डिप कर दिया, डिप करके छोड़ दिया, उसको रात भर छोड़े रखो। अब सुबह जब देखा गया तो क्या देखा गया, जब इसकी पीएस कट करके देखी गई तो क्या हुआ कि जगह जगह पर ये लाल रंग दिखाई दिया। जगह जगह पर सेफ्रानिन से कलर्ड हुई जो सेल्स थी, कौन सी, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, वो लाल रंग में दिखी, जो कि पूरी लीफ तक फैली हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पानी को, इस कलर्ड सॉल्यूशन को ऑब्जर्व किया किसने, रूट हेयर्स ने। इन रूट हेयर्स ने इसको एब्जॉर्व किया। एब्जॉर्व करने के बाद में जाइलम उत्तक, जो अपना जाइलम टिश्यू है, वो जाइलम टिश्यू की जो सेल्स हैं, कौन सी, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। ये जाइलम टिश्यू की सेल्स हो गई ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। तो सिर्फ जाइलम, क्योंकि अपन ये पढ़ते हैं कि बैक अपवर्ड जो फ्लो है वो कौन करवाता है, वाटर को लीव्स तक ले जाने का काम कौन करवाता है, जाइलम करवाता है।
तो जाइलम के दो पार्ट्स हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो जाइलम की ट्रैकिड और वेसल्स के अलावा कोई भी पार्ट रेड कलर से अतिरंजित नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी कलर्ड नहीं हुआ, सिर्फ जाइलम का ये पार्ट कलर्ड देखा गया, जो कि रूट से लेकर कहाँ तक था, लीव्स तक, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये शो हो जाता है कि जो जाइलम उत्तक है वो जाइलम उत्तक पानी के प्रवाह को मेंटेन करता है, यानी कि जड़ से पानी को ले जाकर पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करवा रहा है, जाइलम उत्तक, ठीक है। अब डिक्सन एंड जॉली ने ये सिद्धांत दिया, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल एंड कॉन्सिक्वेंस। इसके अलावा देखो मैकेनिज्म में देखते हैं, तो मैकेनिज्म यानी कि कैसे ये कंप्लीट होता है, तो उस अकॉर्डिंग क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एसिड, दिस द गिवन थ्योरीज आर प्लेस्ड इन फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। इस मैकेनिज्म को, इसकी क्रिया विधि को पढ़ने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई, सबने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग बातें बताई। तो उस अकॉर्डिंग कुछ फेमस थ्योरीज जो थी वो 3 ये थ्योरीज है। कौन कौन सी, वाइटल थ्योरी, वाइटल थ्योरी जिसको कहते हैं जैव बल सिद्धांत, ठीक है, जैव बल सिद्धांत। दूसरा है रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब का सिद्धांत। और तीसरा है भौतिक बल सिद्धांत, फिजिकल फोर्स थ्योरी, ठीक है। पहला है वाइटल थ्योरी। तो वाइटल थ्योरी जो है जैव बल सिद्धांत, देखिए नाम में दिया हुआ है यहाँ पर एक जैव, वाइटल, वाइटल का मतलब लिविंग सेल्स है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वाइटल थ्योरी के अकॉर्डिंग लिविंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सेल। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो एसेंट ऑफ सेल हो रहा है, जो रसायन की प्रक्रिया हो रही है, उसके लिए सिर्फ लिविंग सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल है। सम इम्पॉर्टेंट वाइटल थ्योरीज आर गिवन। तो कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज और क्या क्या दी गई इसके अंदर, गॉडलेविस्की ने अपनी थ्योरी दी और रिले पंप थ्योरी, सर जेसी बोस ने पल्सेशन थ्योरी दी, और एक स्ट्रासबर्गर की थ्योरी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो देखो इन सब की जो थ्योरीज हैं वो आपस में मिक्स है, एक जैसे ही कॉमन बात सबने बताई है, तो और बस कुछ चीज़ें चेंज कर दी हैं। वाइटल थ्योरी जैव बल सिद्धांत के अंदर ये जो आगे वाली 3 थ्योरीज हैं, गॉडलेविस्की और रिले पंप थ्योरी के अकॉर्डिंग, इन्होंने क्या कहा, सिर्फ लिविंग सेल्स इसके अंदर पार्ट ले रही है। अपन क्या कह रहे हैं, वही कंडीशन देखो। अब अगर इस चीज को मैं इस तरह से बताऊं आपको कि सपोज देखिए, मैं सभी चीजों को एक साथ बता देती हूँ आपको। तो कंडीशन ये है कि जैसे एक अपने पास क्या है, ये सॉइल का पार्ट है, जैसे अपन ने रूट वाला डायग्राम बनाया था इस चैप्टर के अंदर, ये और ये है अपने पास रूट हेयर्स, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये स्टेम का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ये है अपने पास स्टेम, ठीक है। स्टेम के बाद में ऊपर फिर ये इस अकॉर्डिंग ये पेनलेट्स होगी और ये लिप होंगे, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है, जैसे ये मैचुरेशन जोन था रूट का, अब यहाँ पर जो टिश्यूज प्रेजेंट है, तो मैं आपको फिर बड़ा बड़ा के बता दूँगी इस तरह से, ये जाइलम टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम साथ साथ होता है सारी ये दोनों कंडीशंस, लेकिन जैसे जाइलम की ट्रैकिड और वेसल्स होगी, ठीक है, उसी तरह फ्लोएम की ट्रैकिड्स और वेसल्स हो जाती है। तो अब जैसे उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या था, सेफ्रानिन का सॉल्यूशन, उसके अकॉर्डिंग ये जो इनसे पानी एब्जॉर्ब हुआ, ये सारा सॉइल का लेवल सॉइल, ठीक है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इन सभी थ्योरीज के अकॉर्डिंग एक मेन पॉइंट आता है, क्या आता है कि जब ट्रांसपिरेशन रेट जो है, ये क्या है, ट्रांसपिरेशन, देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे डी टेम्परेचर बढ़ेगा, उस अकॉर्डिंग लीव्स का जो ट्रांसपिरेशन रेट है, जो वाष्पोत्सर्जन की दर है, वो भी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उस अकॉर्डिंग लीव्स के अंदर वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस, और वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन भी एक वजह होती है उसकी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस तो है ही है, साथ में ट्रांसपिरेशन भी एक वजह, जिसकी वजह से वाटर लॉस, H2O हो गया
कम, बाहर निकल गया H2O, तो H2 हो गया कम। सेल हो गई कैसी, सेल हो गई फ्लैसिड, ठीक है। अब सेल जब फ्लैसिड हो जाती हैं, इसके अंदर की जो मेसोफिल सेल्स हैं या जो मंडल सेल्स हैं, जो भी सेल्स है सारी, जब वो फ्लैसिड हो जाती हैं, वो क्यों हो रही है, क्योंकि उनको वाटर की डिमांड है। तो ये क्या करेंगी, अपनी सेल्स के ऊपर एक प्रेशर मेंटेन करेंगी। वो जो प्रेशर है वो जाइलम के ऊपर लगता है। तो मेंटेन प्रेशर, प्रेशर वो प्रेशर किसके ऊपर लगेगा, जाइलम पे। जाइलम किसके ऊपर डालेगा उस प्रेशर को, ट्रैकेट्स और वेसल्स पे डालेगा। जाइलम डालेगा अपने ट्रैकेट्स और वेसल्स पे, ठीक है। ये डालेगा ट्रैकेट्स पे, और दूसरा इसका वाइका और वाइनिकाओं के ऊपर ये प्रेशर मेंटेन करेगा, ठीक है। ये प्रेशर धीरे धीरे एक ट्रैकेट से, जैसे ये ट्रैकेट्स, ये वेसल्स, ये बढ़ता चला जाएगा इस अकॉर्डिंग। तो ये प्रेशर मेंटेन हुआ, यहाँ से आया, इस अकॉर्डिंग ये करता करता बढ़ता चला जाएगा। और ये लगा किसके ऊपर एक्चुअल में, ये लगा रूट पे, ये लग गया किसके ऊपर, रूट पे। तो इस तरह से एक रूट प्रेशर, मूल दाब, रूट प्रेशर मेंटेन होता है। वही ये कंडीशन है कि इसमें पार्ट कौन सी ले रही हैं, वाइटल सेल्स पार्ट ले रही हैं, डेड सेल्स का तो कोई रोल ही नहीं होता है इसके अंदर। तो रूट प्रेशर मेंटेन हो गया। अब ये रूट प्रेशर जो है, ये रूट के ऊपर लग रहा है, तो ये इसको कहेगा वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल वाटर। ये क्या करेगा, सॉइल वाटर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। सॉइल वाटर है, इसको मिल जाएगा, कैपिलरी वाटर ज़्यादातर एब्जॉर्ब करती है, ये ले लेंगे। अब ये क्या करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। अब ये होगा बैकवर्ड, सॉरी अपवर्ड फ्लो। अब जैसे ये प्रेशर मेंटेन हुआ था, ये थ्योरी बता रही है मूल दाब का सिद्धांत, ठीक है। और फिर जब ये प्रेशर बन जाता है, तो इस प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये बैक अपवर्ड फ्लो के थ्रू वही जाइलम, ट्रैकेट्स और वेसल से होता हुआ ये इस पानी जो है ये कहाँ पहुंच जाता है, लीव्स तक। लीव्स तक पानी जब पहुंच जाता है, तो सफिशिएंट वाटर के बाद में स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। स्टोमेटा ओपन, सेल कैसी हो जाएगी, टर्जिड। सेल हो जाएगी टर्जिड, यानी कि अब सेल खुल चुकी है, फूल चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में ये साफ साफ ये शो करना चाह रहा है कि जो एक टेंशन क्रिएट हो रही है यहाँ पर, कब टेंशन क्रिएट हो रही है, जब H2O मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो H2O है वो कम हो रहा है। जब H2O कम हो जाता है तो ये पत्तियां जो है सिकुड़ जाती हैं। क्यों सिकुड़ती हैं, क्योंकि सेल्स जो है इसके इंटरनल वो कैसी हो जाती हैं, फ्लैसिड हो जाती हैं। तो क्या होगा, ये अपने इस पूरे सिस्टम से, जिसके थ्रू, और वो सिस्टम क्या है, जाइलम का, जिसके थ्रू ये प्रेशर मेंटेन करेंगे, वो प्रेशर लगेगा किसके ऊपर, सीधे जाकर रूट्स के ऊपर। तो रूट्स के ऊपर लगने वाला प्रेशर। अब दूसरी बात, इसके जितने ये वेसल्स, ट्रैकेट्स हैं, सब हैं आपस में अटैच हैं, ठीक है। कोहेंशन है इनके बीच में, सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरह से अटैच होते हैं कि बीच में इनको टूटने नहीं देता, ठीक है। इनको, किसको, वाटर मॉलिक्यूल्स को बीच में टूटने नहीं देता, ये कोहेंशन फोर्स है, ये कोहेंशन टेंशन प्रिंसिपल हो जाता है। तो टूटने नहीं देगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए रहेंगे जब तक कि इसकी जो टेंशन थी वो पूरी नहीं हो जाती, जिसकी जो टेंशन थी वो टेंशन फ्री नहीं हो जाए। इट मीन्स वाटर पूरी तरह से कम्प्लीटली उसके पास नहीं पहुंच जाता, तो वो टूटने नहीं देता इनको। तो इस तरह से जो टेंशन या रूट के ऊपर डेवलप की गई थी, तो रूट को प्रेशराइज किया गया था सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। उसने एब्जॉर्ब किया और उसी बात जाइलम, वेसल्स और ट्रैकेट्स ने उसको कहाँ पहुँचा दिया, लीव्स तक पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग कंडीशन सबकी सेम सेम है। ये इतनी थ्योरीज इसके लिए दी गई है, ठीक है। और जो अभी इसका PDF है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। नोट्स कंप्लीट आपको सेंड कर दिए जाएंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग क्लियर कर लेना, ओके। तो इसके साथ ही आज का ये जो चैप्टर है, ये इसको थोड़ा शॉर्ट में, मैंने थ्योरी यहाँ लिखी नहीं है, कंडीशन बता दी है सारी, तो इस अकॉर्डिंग ये कंप्लीट होता है। थैंक्स।